की जान बच जाती है अगर हमें किसी भी व्यक्ति को समय पर खून उपलब्ध हो जाता है तो। श्री किरण कुमार ऐसे ही व्यक्ति हैं जो ब्लड डोनेशन को लेकर एक वास्ट कैंपेन चलाते हैं। आपने एक पूरे देश की एक यात्रा भी करी है। तो आज मैं आप सबका स्वागत करते हुए अपने इस प्लेटफॉर्म पर श्री किरण कुमार जी का भी किरण वर्मा जी का भी स्वागत करता हूँ। किरण जी, आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ मेरे व्यूअर्स को बताएं। मेरा नाम किरण वर्मा है और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। एक छोटी सी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मैं पैदा हुआ था, तो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, लगभग 7 साल की उम्र में मेरी मदर का देहांत हो गया था ब्लड की वजह से। उसके बाद पढ़ाई कर रहा था, 10th तक तो ठीक ठाक पढ़ाई की। उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं लगा, पढ़ाई छोड़ दी, फेल हो गया 11th क्लास में। फिर उसके बाद डिप्लोमा करने की कोशिश की 10th के बिहाफ पे, लेकिन उसके अंदर भी मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ से एक नौकरी मिल गई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू, और बस वहीं से करते करते धीरे धीरे पहले ट्रेनी बना, फिर ट्रेनी से असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर से प्रोजेक्ट मैनेजर एक दूसरी कंपनी में, यूएस की पब्लिशिंग कंपनी थी। फिर अपनी खुद की एक मैगजीन पब्लिश की, पोलो इंडिया नाम से, इंडिया की पहली पोलो मैगजीन थी। वो रिसेशन की वजह से 2008 में फेल हो गया उसमें भी। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ यूएस कंपनी। वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के बाद फिर एक कंपनी के अंदर ज्वाइन किया, इंडियन कंपनी ही थी, पब्लिशिंग कंपनी, बट वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि आई वाज नॉट डूइंग वेल। फिर एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर मौका मिला काम करने का, और बहुत मन लगा के काम किया 5 साल। इतना काम किया कि उसकी वजह से मुझे और बहुत सारे मौके मिले, और बहुत सारी जगहों पे लोगों के साथ दुनिया देखने का मौका मिला। उसके बाद एक हादसा हुआ 2016 में, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई और सिंपली ब्लड एग्जिस्टेंस में आया, बस। और फिर आज हम यहाँ। सिंपली ब्लड जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, और जो हादसा हुआ वो मैं समझ सकता हूँ कि वो इतना उसने आपके दिलो दिमाग पर इतना इम्पैक्ट डाला होगा, जिस वजह से आपने इस पूरी मुहिम को शुरू किया। तो मुझे ये भी जानकारी है कि आपने पूरे देश की यात्रा भी करी है बेयरफुट। तो क्या आप मुझे उस पूरी यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे? तो हुआ यूं कि मैंने सिंपली ब्लड शुरू की थी। ये थोड़ी सी लंबी कहानी है, मैं फिर भी बता देता हूँ। तो दिसंबर 2016 के अंदर हम मतलब मेरे साथ वो हादसा हुआ, जब मुझे पता चला कि लोगों को किस तरीके से एक पुश किया जाता है। तो मैं खुल के अगर बताऊं, तो एक लेडी ने अपने आप को प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया था, क्योंकि उसको अपने मेडिकल बिल्स पे करने थे अपने पति के, और उसके पास कोई और चारा नहीं था आ, आ, उस आ, उस वक्त बगैर सिवाय उसके। तो मुझे लगा कि आ, ये पता नहीं कितने लोगों के साथ हो रहा होगा, और करप्शन के चलते कितने ही लोगों को ब्लड खरीदना पड़ रहा होगा। तो इस केस के अंदर भी यही हुआ कि जो औरत प्रोस्टिट्यूशन में पड़ गई थी, उसको मेरा ही ब्लड खरीदना पड़ गया ब्लैक मार्केटिंग के चलते। और मुझे भी तब पता चला जब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन फिर उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो मरने से पहले सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो इसी के साथ मैंने अपनी जॉब छोड़ी उसी दिन 26 दिसंबर 2016 को, और शुरू किया सिंपली ब्लड। जो भी पैसा मिला ऑफिस के फुल एंड फाइनल से, उससे। और जब ये शुरू किया तो उसके बाद मुझे लगा कि
कि ब्लड अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए। तो बहुत टाइम तक मैं स्ट्रगल कर रहा था। बात है जून 2017 में मैंने, बच्चा था मयंक, 11th क्लास में पढ़ता था और कैंसर से जूझ रहा था, उसको ब्लड दिया था। तो ब्लड देने के बाद उसकी कुछ वीडियोस वगैरह मैंने उस दिन बनाई थी, और बनाने के बाद अ, अ, उसके फादर का अगस्त के अंदर फोन आया कि क्या आप मेरे को मयंक की कुछ फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं। कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन फिर भी मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि आखिर आपको चाहिए थी। तो उन्होंने बताया कि मयंक इज नो मोर, 2 महीने पहले उसका देहांत हो गया। और मतलब जब उसकी डेथ हुई थी उस दिन मैंने आपको कॉल करने की बहुत कोशिश की। उसको प्लेटलेट की जरूरत थी और आपका फोन नॉट रीचेबल था। उसी वक्त हम लोग अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मुझे समझ में आ गया कि किसी बाप के लिए कितना मुश्किल होता है ये चीज़ कहना या देखना या फेस करना, कि बच्चा तड़प तड़प के उनकी आंखों के सामने मर जाए। 8 लाख खून, मुंह से खून निकलता हुआ उसकी डेथ हुई। तो मुझे लगा कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन विद माय किड। चाहे वो बेटा हो बेटी हो, वो बात की बात है, बट देयर हैज टू बी समथिंग वी नीड टू डू। एंड दैट्स हाउ आई केम अप विद एन आइडिया टू वॉक अक्रॉस इंडिया। तो मेरे 2 बहुत अच्छे मित्र थे, वो खुद भी वॉक कर रहे थे अलग अलग कॉजेज के लिए। तो सृष्टि बख्शी है, शी वॉज वॉकिंग फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, सॉरी कश्मीर टू कन्याकुमारी, फॉर विमेन एम्पावरमेंट। आशीष शर्मा, जो खुद ऑल ओवर इंडिया चाइल्ड लेबर के लिए, चाइल्ड बेगिंग के अगेंस्ट अपनी वॉक पे था। तो ये 2 लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और आई थॉट कि शायद उसी वजह से मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं कर सकता हूँ और लोगों तक बात पहुँचा सकता हूँ। लेकिन क्योंकि वाइफ की हालत ऐसी थी, वी वर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट किड, तो फैमिली को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल है। तो 11 जनवरी को हमारे सुपुत्र का जन्म हुआ, और 22 जनवरी को मैं उनको उनके परिवार के पास छोड़ के आया, मतलब मेरी वाइफ के अपने इन लॉज के पास छोड़ के आया। और जब उनको छोड़ के आया तो 23 जनवरी 2018 से मैंने वॉक शुरू कर दी। मकसद बस ये था कि लोगों तक मैसेज पहुंचाना कि आप कैसे भी करके कहीं भी जाके आप ब्लड दें, ताकि लोगों की जान बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझें कि लोगों तक ये मैसेज लेके जाता। तो इस जर्नी के दौरान मैंने तकरीबन 16,000 किलोमीटर ट्रैवल किया, जिनमें से लगभग 6,500 किलोमीटर पैदल मैंने कवर किया। बाकी मैंने लिफ्ट लेके, हिच हाइकिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन चीज़ों। तो इस दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट जो जो जिसने आपको बहुत टच किया? बहुत सारे थे, तो टच किया एज इन, मतलब अगर मैं बताऊं तो, मतलब ब्लड डोनेशन से रिलेटेड मैं एक बात बताऊं। पुणे में एक है हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अ, तो उनके बेटे की डेथ हो गई थी कुछ साल पहले, और वो उनका इकलौता बेटा था। और उसकी एज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 19-20 साल थी। अ, जब उन्होंने अपने बेटे को खोया, पैसे की कमी की वजह से वो उसका इलाज नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक फैसला लिया कि अब मैं अपने बेटे का इलाज मतलब नहीं करा पाया, लेकिन मैं लोगों का जरूर इलाज कराऊंगा। तो राइट टू हेल्थ करके जो एक हमारा फंडामेंटल राइट होता है, उसके अंदर उन्होंने लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको मेडिकल अलाउंस दिलाना शुरू किया। और जो हॉस्पिटल्स को मैंडेट है कि 25 पैसे में गरीब लोगों का इलाज करना है, उसका उपयोग करते हुए वो गरीब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं इन पुणे। और पुणे के अलावा और भी बहुत सारी जगह कराते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे अच्छा ये लगा कि गरीब लोगों तक एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी वो प्रोवाइड करा पा रहे, जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा है। और किसी एक की जान गई ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी वजह से कितने ही लोगों की जिंदगी को उन्होंने बचा लिया।
ये एक बहुत बड़ी बात है। जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो इलाज भी करा पाएंगे अभी, वो लोग सही हुए, अच्छे हुए, ठीक हुए, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये ऐसे और बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज है। हजारों लोगों ने ब्लड डोनेशन दिया मेरी वॉक के बाद। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते थे, अभी भी आते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया, मैंने पहली बार किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आप बदलाव लाते हैं सिर्फ अपनी ही नहीं, किसी और की जिंदगी में, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बहुत मुश्किल होता है किसी की लाइफ और को इम्पैक्ट करना। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, तभी शायद मैं इतने लोगों तक जुड़ पाया, इतने लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा पाया, और वो पहुंचा। अ, जब हम बात करते हैं ब्लड डोनेशन को लेकर, और आपने इतनी मेहनत करी है और रादर आपने एक ट्रेवल अक्रॉस कश्मीर टू कन्याकुमारी भी किया है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक मिथ होता है ब्लड डोनेशन को लेकर। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, हमें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ सर्टेन बिलीव्स। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, अगर हमने ब्लड डोनेट किया तो हमें बहुत वीकनेस आ जाएगी, और जब होता ही कितना ब्लड है जो हमने अगर डोनेट कर दिया तो हमारी शरीर में क्या बचेगा। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो अगर हम काउंट करें तो शायद मतलब उसको उसमें हमारा पूरा प्रोग्राम चला जाएगा। बट व्हाट यू बिलीव, आपको क्या लगता है कि ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों की अवेयरनेस को क्या होनी चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या है ब्लड डोनेशन, और अवेयरनेस को हम और कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? देखिए, मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो मिथ है ना, ये मिथ हमारे इतिहास के ऐतिहासिक तौर पे चले आ रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं इम्पोर्टेंसी हो जाएगी, बच्चा नहीं होगा आपको, यूपी के अंदर ये बहुत बड़ा एक हुआ है, HIV हो जाएगा आपको, कंटेमिनेशन हो जाएगा कोई और वायरसेस के। ये बहुत सारे मिथ है, अलग अलग एरिया के अलग अलग मिथ है। लेकिन इन सब मिथों को अगर आप देखें तो जो लोग ब्लड दे रहे हैं उनको कभी ये चीज फेस नहीं होती, या उनको कभी ऐसा फील नहीं होता कि इन चीजों से कोई फर्क पड़ता है। अब आते हैं सबसे पहले तो मैं हॉस्पिटल्स के प्रोसेस की बात बताता हूँ कि हॉस्पिटल्स कैसे काम करते हैं, ब्लड बैंक्स कैसे काम करते हैं। जितने भी हॉस्पिटल्स या ब्लड बैंक्स हैं, वो सिंगल टाइम यूज किट यूज करते हैं। सिंगल टाइम यूज किट मतलब उसके वो सिर्फ एक ही ब्लड डोनर के ऊपर यूज होगी, और जैसे ही वो यूज होती है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और रीयूज कभी नहीं होता। पहली चीज, किसी भी सिरिंज का, किसी भी उसका, जितने भी इक्विपमेंट है, सारे इक्विपमेंट स्टेरिलाइज्ड एंड बहुत साफ सुथरे होते हैं, नॉन कोविड कंडीशन में भी। अभी तो कोरोना का काल चल रहा है, मैं कोरोना काल से पहले की बात कर रहा हूँ। कोरोना काल में तो इनफैक्ट और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस ली जा रही है कि पीपी किट पहनी जा रही है, ग्लव्स, मास्क वगैरह पहना जा रहा है। जो सीट्स, जो काउचेस जिसके ऊपर बैठ लेट के लोग ब्लड डोनेट करते हैं, उनको सैनिटाइज किया जाता है। हर 1-2 घंटे के बाद फ्यूमिगेशन होता है, ताकि साफ किया जा सके। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, अ, ये सारी चीजें यही इंश्योर करने के लिए होती है कि आपको हमारी तरफ से या इक्विपमेंट्स की तरफ से कोई ये ना हो। और ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। ये आप ये ना समझे कि सिर्फ is it is limited only to a certain एरिया। तो ये सब लोगों के साथ स्टैंडर्ड है कि आप दिल्ली में हो तो भी ये चीजें होंगी, कलकत्ता में हो तो भी, या बम्बई में हो तो भी, या किसी छोटे शहर में हो तो भी। उसके बाद जब आपका ब्लड ले लिया जाता है सेफ्टी के साथ, उसके बाद हर एक ब्लड यूनिट को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के लिए कुछ फिक्स पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आपका ब्लड टेस्ट किया जाना ही जाना है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी ब्लड ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, उनको ये भी देखा जाता है कि इसके अंदर क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे HIV या कैंसर कॉजिंग एजेंट, हाई डायबिटीज, हाई शुगर, और बहुत सारी चीजें होती है, तो इसमें चेक की जाती है। जब आप इन चीजों को इंश्योर कर लेते हो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, तब उसके बाद उसको सेग्रीगेट सेपरेट किया जाता है। तो सेपरेशन
करके उसमें ब्लड कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट, इस तरीके के एफरेसिस, इस तरीके के अलग अलग कंपोनेंट्स में जब आप इन इस तरीके के अलग अलग कंपोनेंट्स में इसको सेपरेट कर लेते हो तो आप उनको सेफ, और जिन कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है वो भी अगेन बिल्कुल वन टाइम यूज किट ही होती है, उनको भी कभी यूज नहीं किया गया होता, और उनको जब यूज कर लिया जाता है, जब वो सेपरेट कर लिया जाता है तो उसको तब जाके हैंड ओवर किया जाता है किसी भी और पेशेंट। तो आप सोचिए कि प्रोसेस कितना सिंपल है। अब आते हैं बात हमारी ह्यूमन बॉडी पे। हम लोगों की जो नॉर्मल बॉडी होती है उसमें लगभग होता है 8 पाइंट ब्लड। 8 पाइंट ब्लड मतलब मान लीजिए बियर की छोटी बॉटल जो आती है उसके 8 पाइंट के बराबर लगभग इतना खून हमारी रगों में बहता है, हमारे वेन्स में बहता है। अब वो जो उतना खून है उसमें से लगभग हमें चाहिए होता है, हमारी बॉडी को हेल्दी कंडीशन में रहने के लिए चाहिए होता है लगभग 6 पाइंट खून। लेकिन जब आप ब्लड देते हो तो लगभग आप देते हो 1 पाइंट के करीब। तो टेक्निकली तभी भी आपके पास सरप्लस 1 यूनिट मतलब 1 पाइंट एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में होता है और छोड़ा जाता है। उससे क्या होता है कि उसकी वजह से आपकी बॉडी को कोई असर नहीं पड़ता। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जितनी बार भी ब्लड देता हूँ, मैं खुद ड्राइव करके जाता हूँ, खुद ड्राइव करके आता हूँ, कभी कभी बस से भी आता हूँ, कभी मेट्रो से भी आता हूँ, और जितनी बार भी मैं ब्लड डोनेट करता हूँ मैं अपना कोई रोजमर्रा का काम मिस नहीं करता, ना देने से पहले ना देने के बाद। देने से पहले इतना इंश्योर करता हूँ कि पिछले 4-5 दिनों में कोई दवाई ना ली हो, कोई नशा ना किया हो, कहीं अनसेफ सेक्स ना किया हो। ये चीजें बहुत जरूरी होती है क्योंकि यू कैन गेट HIV इन्फेक्शन थ्रू दैट एज वेल, राइट? या आप किसी ऐसी चीज के संक्रमण में रहे हो जैसे कोरोना हो गया या वायरल फ्लू हो गया, ऐसी चीजों के संक्रमण में भी ना आए पिछले 4-5 दिनों में। उससे क्या होता है कि आप इंश्योर कर सकते हो कि आपको मतलब आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी और आपकी तरफ से कोई बीमार और बीमार नहीं होगा जिसको ब्लड चाहिए होगा आपका। तो मेरे ख्याल से जितने भी मिथ बनाए गए हैं या जितने भी हम सुनते आए हैं, ये सारे के सारे ऑफ कोर्स ये हमारे रूट्स के अंदर कहीं ना कहीं घर कर गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब वक्त है कि इनसे ऊपर उठने का, इनसे ऊपर उठ के सोचने का, ताकि हम एक बेहतर दुनिया की तरफ जा सके। और देखिए, डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर ही आपकी लाइफ जान बचा सकता है, बट ब्लड डोनेशन ऐसी चीज है कि कोई भी आम आदमी किसी की जान बचा सकता है, और वो भी प्रत्यक्ष तौर पे, जो आपकी आंखों के सामने आप किसी की जान बचा। मुझे लगता है कि अब मिथ वगैरह को छोड़ देना चाहिए, ज्यादा कुछ है नहीं। एक मिथ और भी है। मिथ क्या है, मेडिकल फ्रेटर्निटी में इसका बहुत इसको डिस्कस किया जाता है, और कि अगर कोई भी जो व्यक्ति ब्लड देता है और उसके पास जो फ्रेश ब्लड बनता है, उससे हाँ हाँ, आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती है, करेक्ट। पहली चीज। और मतलब ये एक डिस्कशन है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके व्यूज क्या हैं इसके ऊपर। और दूसरा कि एक जो हेल्दी पर्सन है, जो भी ब्लड डोनर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप क्या समझते हैं कि एक पर्सन को कितनी बार वो ब्लड दे सकता है एक साल के अंदर? कि कोई भी व्यक्ति एक बार में एक अ, हर 90 दिन में एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है। तो यानी कि साल में आप 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, पहली चीज। हाँ, और ये जो एक मिथ है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी बॉडी में जो मिथ नहीं है, डिस्कशन है, सॉरी, मेडिकल डिस्कशन है कि आप जो ब्लड डोनेट करते हो उसके बाद आपकी बॉडी का इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज जो फ्रेश ब्लड है वो ज्यादा अच्छे से काम करता है। व्हाट हाँ। योर व्यूज आर? व्हाट आर योर व्यूज? तो ये व्यूज नहीं है, ये फैक्ट्स है। और फैक्ट्स ये हैं कि जब आप ब्लड देते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हैवी एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे। जब हम खाना खाते हैं या कोई भी इनटेक करते हैं, उनकी वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से
हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर हैवी मेटल्स इकट्ठा हो जाते हैं। मेटल्स नहीं कहूँगा, बट हैवी एलिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। जब हम ब्लड देते हैं तो वो हैवी एलिमेंट्स निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी को कैंसर कम हो। आपकी की बॉडी से जब पुराना खून निकलेगा तो जाहिर सी बात है नया खून बनेगा, आपकी बॉडी और ज़्यादा रिजुविनेट होती है। अ, आपके जब आप ब्लड देते हैं तो उसके अंदर शुगर लेवल भी होता है, आपको पता होगा। तो आपका शुगर लेवल कम हो जाता है, डायबिटिक नहीं रहते। अगर आप डायबिटिक नहीं होना चाहते जिंदगी भर तो ये बेस्ट ऑप्शन है। कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं, कोई मीठा रोकने की जरूरत नहीं। आप मीठा खाते रहिए और हर 3 महीने में ब्लड देते रहिए, दबा के दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी जो नए सेल्स बनते हैं उसकी वजह से क्या होता है, आपकी रेसिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज ये है कि आपका जो डीएनए और आरएनए है वो आपको और ज़्यादा फ्रेश रखता है। बेसिकली आपको, आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा, आपकी हेल्दी बॉडी रहेगी। बॉडी हेल्दी सिर्फ मोटा या पतला या सिक्स पैक से नहीं होती। हेल्दी बॉडी होती क्या, इंटरनली हाउ डज इट फील टू यू। और ब्लड डोनेट करने से परफेक्टली फाइन टू स्टे हेल्दी। अगर आप जिम नहीं जाते, आप कोई कसरत नहीं करते, दिस इज वन गुड थिंग यू कैन डू दैट। आपके ब्लड से जब कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा, लो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपको हार्ट की प्रॉब्लम कम होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं गिनाना चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकली आप मैथमेटिक्स भी करेंगे तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी a medical professional to understand these things। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। मेरा तो ऑब्जेक्टिव इस पूरे सेशन में आपके साथ डिस्कशन करने का यही है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं, लेकिन मुझे देखने वाले बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एजुकेशनल लीडर्स हैं, जो अपने ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स हैं, जो अपनी टीम्स को लीड कर रहे हैं। वो लोगों को वो बेसिक इंफॉर्मेशन ज़रूर हो जिससे कि एटलीस्ट वो भी इंश्योर कर सकें और अपने जिसे हम कहते हैं ना एक एक्सटेंडेड हैंड के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन ब्लड डोनेशन को एक एक्सटेंडेड हैंड के तौर पे उसकी अवेयरनेस को और ज़्यादा क्रिएट कर सके। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़े से और एग्जाम्पल्स के साथ में चीज़ें दें जो बेनिफिट्स हैं ब्लड डोनेशन के। तो आप आपके साथ एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको कि अगर आप अगर आप नॉर्मली भी, हम लोग अगर बात करें तो नॉर्मली ये कि आप बीमार क्यों पड़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक तालाब देखा होगा, तालाब अक्सर गंदे होते हैं, जबकि नदी बहती होती है तो साफ होती है। तो तालाब रुका हुआ एक तरह से आपका खून मान लीजिए, जो आपकी बॉडी के अंदर ही रहता है पूरी जिंदगी, जिसको साफ होने के लिए या तो वहां से फ्रेश ब्लड डाला जाए उसके अंदर, या उसका गंदा ब्लड या इम्प्योर ब्लड जो है वो बाहर डाला जाए, ताकि वो साफ हो सके, उसको साफ होने के लिए जगह मिल सके। अब ये ठीक उसी तरीके से होता है कि हमारी बॉडी के अंदर नदी बह रही है और बहते हुए वो कूड़ा कचरा अपने साथ लेके जा रही है, लेकिन वो वापस हमारी बॉडी के अंदर ही घूम रही है। राइट। जब आप ब्लड देते हो तो वो आपका खराब खून निकल जाता है, और जब आप कुछ भी खाते हो तो उसकी वजह से नया खून बनता है जो कि प्योर होता है, इट्स वेरी मच क्लीन, और वो आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है। अब आपको नॉर्मल जेनरिक सेंस में बताऊं कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट अगर आप बात करें तो उसके बगैर आपकी बॉडी कंप्लीट नहीं कहलाएगी। सिर्फ ये एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसको आप दे सकते हो किसी को और फिर भी आपकी बॉडी कंप्लीट ही रहेगी। आप अगर ब्लड डोनेशन की बात करें तो ब्लड डोनेशन इकलौता ऐसा ब्लड कंपोनेंट है जो लिविंग होते हुए भी, लिविंग और पार्ट होते हुए भी हमारी बॉडी का
इट कैन वेट फॉर मेनी डेज और वीक्स, कई दिनों तक हम इसको रोक सकते हैं। जब आप लाइफ बचाने की बात करते हो तो लाइफ बचाने के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की बात होती है, क्योंकि जब आप किसी भी ऑर्गन को डोनेट करें, चाहे आँख हो, चाहे आपके लंग्स हो, या किडनी, या कोई भी चीज हो, उसको जब आप बांटने की बात करते हो, देने की बात करते हो, ऑर्गन डोनेशन की बात करते हो, तो बहुत ही खर्चीला एक प्रोसेस है। ब्लड ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत ही सस्ता है। आप गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी की मदद कर सकते हैं बगैर उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लड ऐसा कंपोनेंट है जो रिपीटेडली चेन बाय चेन आप लोगों को दे सकते हो। आपने मुझे दिया, मैंने किसी और को दिया, किसी और ने किसी और को दिया, तो ये चेन चल सकती है। और अगर आप सही मायनों में ब्लड डोनेट करते हैं या करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई समाज सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर आप अपने बॉडी का वो हिस्सा दे रहे हो जो कि जिंदा है, आपके अंदर है, और किसी की जान बचा रहा है। सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पे आप किसी की जान बचा रहे हो। आप किसी को ये नहीं कह रहे कि आप आज ब्लड दोगे तो 4 साल बाद जाके पता चलेगा कि वो आदमी जिएगा नहीं जिएगा। आप सामने के सामने प्रत्यक्ष तौर पे आपको पता चल जाएगा कि उनकी सेहत में कितना सुधार हुआ। तो मेरे मानना ये है कि ब्लड डोनेशन करते वक्त ये चीज ध्यान में हमारे दिमाग में होनी चाहिए। कुछ ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो बिकॉज हम कहते हैं कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा ब्लड जो है वो किरण जी के काम आ जाए, किरण जी का ब्लड मेरे काम आ जाए, बिकॉज ऑफ दैट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड जिसे हम ब्लड ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ ब्लड ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे ये सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ कि कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो कि सभी को लग सकते हैं या सभी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप्स के बारे में जो आपकी जानकारी के हिसाब से आप हमें शेयर करें। देखिए, तो आप इसकी बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, वो नेगेटिव की बात कर रहे हैं। वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, जो सबको दे सकते हैं। हेलो। जी जी। हेलो। ओके। तो वो नेगेटिव, बीच में वीडियो रुक गई थी। तो एनीवे, तो वो नेगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो सभी लोगों को ब्लड दे सकता है। और वो पॉजिटिव वो ब्लड ग्रुप होता है जो सभी से ले सकता है। हाँ, ए बी पॉजिटिव, सॉरी, ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है, और वो नेगेटिव सबसे सबको दे सकता है। अब बात आती है कि ये जो ब्लड क्लासिफिकेशन है, आप एक्सेप्शंस की बात अगर करें तो अगर मान लीजिए 100 लोगों को ब्लड चाहिए, तो उनके अंदर परसेंटेज भी मोर और लेस उतनी ही होती है जितने ब्लड ग्रुप होते हैं। तो अगर मैं परसेंटेज बताऊं तो सबसे ज्यादा ओ पॉजिटिव और ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, ए बी ओ पॉजिटिव जो होते हैं, ये तीनों के तीनों सबसे ज्यादा मात्रा में इंडिया में मिलते हैं। अब अगर आप इन तीनों को कंसीडर करें तो जितने केसेस एक्सीडेंट के आ रहे हैं वो भी तो उसी मात्रा में होंगे, बिल्कुल। राइट? तो अगर 1000 केसेस आए तो उसमें से उतने परसेंटेज ही लगभग उतने आते हैं। तो रेयरिटी ऑफ occurrence is also equally proportionate to the need and the blood group available। तो आप देखेंगे पी नल एक बहुत ही यूनिक सा एक ब्लड ग्रुप है जो इंडिया में शायद ही 4 5 10 लोगों का होगा। तो वो जो पीनल ब्लड ग्रुप है, उस पीनल ब्लड ग्रुप के ऑकरेंस भी तो उतने ही होंगे ना। तो लेकिन अगर आप बी पॉजिटिव की बात करें, ओ पॉजिटिव की बात करें, ए पॉजिटिव की बात करें, उनकी ऑकरेंस ज्यादा है क्योंकि उनके ब्लड ग्रुप वाले लोग भी ज्यादा है। तो इसीलिए आप जो ब्लड ग्रुप है इसके अंदर ए पॉजिटिव, सॉरी, ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ये दो ऐसे ब्लड ग्रुप है कि जो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर तो है, लेकिन इसके अलावा जितने भी और ब्लड डोनर है वो भी ये ना सोचे कि भाई हम दे नहीं सकते या नहीं दे सकते। तो आप जाएं और बिल्कुल जरूर जाके दें ब्लड, बगैर कुछ सोचे, क्योंकि
कोई ना कोई आपके ब्लड के लिए मैच मिल ही जाएगा। तो जैसा मेरी जानकारी है, और उसमें ये होता ही है कि अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं और मान लीजिए कि मुझे अपनी किसी किसी भी क्लोज पर्सन के लिए ब्लड चाहिए और मैं ब्लड लेने के लिए जाता हूँ और मैं खुद एज अ डोनर भी वहाँ पर जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे वो ब्लड नहीं मिलता, बिकॉज ब्लड को शायद प्रोसेस भी किया जाता है जब हम ब्लड डोनेट करते हैं। तो जो एक यूनिट ब्लड होता है, जैसे हम एक बॉटल यूनिट कहते हैं, जो शायद 200 ml या 250 ml के आसपास होता है, वो जो एक यूनिट है, उस यूनिट से इन जनरल तो हम कहते हैं कि हमने वो यूनिट दिया और वो यूनिट हमने पेशेंट्स को वो ड्रिप जो है वो चढ़ा दिया गया। लेकिन एक जो यूनिट है, व्हाट्स योर से, मतलब आपकी तरफ से, मैं आपकी तरफ से चाहूंगा कि आप इसे शेयर करें कि वो यूनिट कितने लोगों की जान भी बचा सकता है। एक तो हो गया कि हमने एक को एक से चढ़ा दिया, और उसके जो व्हाइट सेल्स, रेड सेल्स और प्लाज्मा निकाल कर जो हम डिफरेंट डिफरेंट यूज एक यूनिट का कर सकते हैं, एक ब्लड यूनिट कितने लोगों की जान बचा सकता है? टेक्निकली 4 लोगों की जान अमूमन बच सकती है इन अ वेरी स्टैंडर्ड कंडीशन आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि ब्लड सेपरेशन में क्या होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो uh, अब आजकल बनने लगे हैं। पहले सिर्फ 3 कंपोनेंट होते थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट, तो यानी 3 पेशेंट्स की आप जान बचा सकते हैं। अभी क्या है, तो प्लाज्मा यूज होता है बर्न पेशेंट्स का, स्किन से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं उनका। प्लेटलेट यूज होता है डेंगू या जहाँ कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको प्लेटलेट की जरूरत है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जनरल सेंस में जो जिन लोगों को भी ब्लड की शॉर्टेज होती है, हीमोग्लोबिन जिनका कम होता है, सर्जरी के लिए लोग जा रहे होते हैं, उनको चाहिए होता है, एफरेसिस चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, तो आप जब 1 यूनिट ब्लड देते हैं तो 4 लोगों की जान अमूमन बच सकती है। अगर बहुत ही हाईटेक अगर आप मशीन की बात करें, तो हाईटेक मशीन के अंदर बहुत सारे ऐसे आजकल कंपोनेंट्स बनने लगे हैं कि जहां 8-8 कंपोनेंट भी बनते हैं। तो यानी कि आपका 1 यूनिट ब्लड से 8 लोगों की जान बच सकती है। तो ये एक बहुत मैं कहूँगा कि अच्छी बात है कि आजकल टेक्नोलॉजी के यूज से हम ज्यादा लोगों की जान बचा सकते आजकल एक वर्ड बहुत फेमस है जो मैंने जो क्योंकि ये कोविड पीरियड चल रहा है और यहाँ पर बहुत से लोगों को जरूरत पड़ रही है ब्लड की भी, यहाँ पर एक प्लाज्मा थेरेपी के नाम से एक थेरेपी भी इंट्रोड्यूस हुई है जो कि ब्लड से रिलेटेड है। तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता पाएंगे? हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी अभी नहीं है, ये बहुत पुराना एक थेरेपी है। उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर बॉडी का किसी भी हेल्दी इंसान का प्लाज्मा लेके आप किसी भी बीमार पेशेंट को, तो बेसिकली जिनकी स्किन बर्न हो जाती है या जिनको लीवर की कोई प्रॉब्लम होती है या आ, अंदर इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉब्लम कर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को प्लाज्मा दिया जाता है ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके, उनकी बॉडी में रिकवर किया जा सके। अब क्या है कि हमारा जो प्लाज्मा है, दैट कैरीज फ्यू एंटीबॉडीज। तो वो एंटीबॉडीज क्या है कि जो कोरोना रिकवर्ड पेशेंट है उनके बॉडी में जनरेट होती है। अब चूंकि वो प्लाज्मा के अंदर वो कैरी हो रहा है एंटीबॉडी, तो इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी वाज अ वे आउट कि जहां पर हम किसी भी क्रिटिकल पेशेंट को, जो कोविड पेशेंट है, उसको प्लाज्मा रिकवर्ड पेशेंट का, सॉरी, कोविड रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा देके हम लोग उसका उसकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सके। उससे वो अपने आप सेल्फ इम्यूनिटी, सेल्फ इम्यून हो जाएगा, या ये कह लीजिए इम्यूनिटी बूस्ट होने की वजह से वो उसका रिकवरी रेट बढ़ जाएगा। जी। अ, जब ये रिकवरी जो एक एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जहाँ पर हमें इमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत होती है, तो क्या ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर मतलब अगर किसी को, अभी आप जैसे दिल्ली में हैं, तो अगर किसी को इमरजेंसी में कोई ज़रूरत है ब्लड की,
तो वो कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जिसके थ्रू एक नॉर्मल पर्सन ब्लड बैंक्स के बारे में या ब्लड डोनेशन के बारे में और ज्यादा जानकारी, या वो प्लेसेस जहाँ से जो सर्विसेज हैं जिसके थ्रू ब्लड डोनेशन के बारे में अवेयरनेस ले सके? तो देखिए, इंडियन रेड क्रॉस एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। एम्स ब्लड बैंक है, एम्स ट्रॉमा सेंटर है, आरएमएन हॉस्पिटल है। ये ऐसे कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स या ब्लड बैंक्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, या ये कह सकते हैं कि इनको अगर किसी को समझना है या फैसिलिटीज का यूज करना है, ब्लड चाहिए, ब्लड सपोर्ट चाहिए, तो आप इनके पास जा सकते हैं, इनसे मदद मांग सकते हैं और ये लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन चूंकि कोरोना काल के अंदर लोगों ने ब्लड डोनेट करना बहुत कम कर दिया है, तो इन लोगों के पास भी बहुत लिमिटेड संसाधन बचे हैं और लिमिटेड ब्लड यूनिट्स बचे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सही मायनों के अंदर आपको ब्लड की ज़रूरत है, तो आप अपने नज़दीकी किसी ब्लड डोनर को ढूंढिए और उनको बोलिए कि हमारे पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट करें, ताकि क्योंकि ब्लड बैंक्स भी आप ही के ब्लड पे चलती है। तो मेरा ख्याल से 3 ब्लड बैंक्स हैं, रेड क्रॉस, आरएमएल और एम्स, जहां आप मदद मांग सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में तो कम से कम। और अगर आप दिल्ली एनसीआर के बाहर ऐसी कोई मदद मांगना चाहते हैं, तो हमारी ऐप है सिंपली ब्लड, आप उसको यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर इंस्टेंटली जितने भी हमारे रजिस्टर्ड डोनर है, वो सारे हमारे बात करते करते अभी हमारे लगभग 90,000 के करीब यूजर हो गए। अभी जस्ट क्रॉस 90,000। तो ये सिंपली ब्लड जो एप्लीकेशन आपका है, ये एंड्रॉयड और जो स्टोर है, एप्लीकेशन स्टोर, वो दोनों पर है या फिर केवल एंड्रॉयड पर है? भाई iOS क्योंकि महंगा प्रोसेस है, और हमने इंडिया को देख के बनाई थी यार, या वो कंट्रीज जहाँ पर ब्लड की प्रॉब्लम है, तो हमने रिसर्च की, थोड़ा पता किया, तो iOS ऐप बनाना थोड़ा एक्सपेंसिव काम है। और जहाँ जहाँ iOS यूज होता है, दैट इज कंपेरेटिवली बेटर प्लेस, उन लोगों को शायद बेटर फैसिलिटीज मिली हुई है। तो हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर लोगों के पास ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ वहाँ हम कोशिश करें कि वहाँ कुछ बदलाव ला सकें। तो इसीलिए हम लोगों ने एंड्रॉयड पे और अपनी वेबसाइट simplify.com के थ्रू हम लोगों की मदद करते हैं। उसके अंदर हम लोग, जैसे आप ब्लड रिक्वेस्ट रेज करते हैं, जितने भी लोग आपके करीब में हैं, 40 से 50 किलोमीटर और 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में, उन सब लोगों के पास आपके ब्लड की रिक्वेस्ट पहुंच जाती है इंस्टेंटली। और जो कोई भी अवेलेबल होता है, वो सिर्फ ब्लड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके सीधे आपको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, तकरीबन 4 महीने से 5 महीने से हमारी काफ़ी सारी सर्विसेज, काफ़ी फैसिलिटीज़ रुकी हुई हैं। और मुझे ये भी पता है कि मैं आपके थ्रू और डिटेल जानना चाहूँगा कि ये पीरियड जो था, जब कोरोना पीरियड चल रहा था, तो ब्लड के अलावा भी आपने बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव्स लिए थे। मैं चाहूँगा कि अगर आप उन सोशल इनिशिएटिव्स के बारे में भी सभी को बताएं। अगर तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं अपनी मेड को खाना, मतलब राशन पहुंचाने गया था। ये बात है 23 मार्च की। तब तक लॉकडाउन नहीं अनाउंस हुआ था, लेकिन स्थिति फिर भी गंभीर थी। लोग कम जा रहे थे बाहर, और जो छोटे जो इलाके हैं, बस्ती टाइप के इलाके हैं, जो छोटी बस्तियां हैं, वहाँ पर जो दुकानदार थे, उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। तो इसी के चलते मैं अपनी बेट के लिए कुछ राशन लेके गया था, और जब मैं वहाँ राशन लेके गया, तो वहाँ मेरी मुलाकात संजय नाम के एक व्यक्ति से हुई। और जब मैं उनसे मिला, तब उन्होंने कहा कि जी, अब हमारी नौकरी चली गई है 8-10 दिन से। एक आईटी कंपनी में जॉब करता था, तो और 70-80 के करीब लोग थे, तो वो सारे मजदूर लेवल के लोग थे। कोई स्वीपर था, कोई सिक्योरिटी गार्ड था, कोई कुछ था। तो गोपालगंज नाम की एक जगह है बिहार में,
वहाँ से बिलोंग करते थे। तो वो 70-80 के करीब लोग वहाँ रहते थे। और जब वो उन लोगों की दुखद ये बात पता चली, तो मेरे पास कुछ पैसे थे अकाउंट में, तो आई थॉट कि यार तो खाना तो अरेंज कर ही सकते हैं। तो अपने एक दोस्त को कॉल किया कि क्या आप खाना बना सकते हो? तो उसने कहा ठीक है, मैं दाल चावल बनाता हूँ। फिर हमने 23 तारीख को ये शुरू किया, दोपहर को लंच कराया उनको, 24 को कराया। 24 की शाम को लॉकडाउन अनाउंस हो गया खाना बांटने के बाद। लेकिन लकीली ये रहा कि पुलिस का काफ़ी सपोर्ट रहा इस बार। तो हम लोग थ्रू आउट जितने भी और फिर हमने 30 मई तक लगातार लोगों को खाना राशन बांटा, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी भूखा न सोए। 2400 के करीब लोग थे जिनको हमने कंटिन्यूअसली खाना खिलाया, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और बहुत ज़्यादा हमने एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं करी। हमने जो एक लिमिटेड एरिया था, लिमिटेड दायरा था, उसी दायरे के अंदर रहते हुए हमने खाना खिलाने की कोशिश की लोगों को। और देखते ही देखते फिर लोगों की और मदद की ज़रूरत आने लगी। किसी को राशन की ज़रूरत पड़ी, किसी को सैनिटरी पैड की ज़रूरत पड़ी, किसी को मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ी। तो ये बहुत सारी चीज़ें करते 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 लोगों की मदद आती रही और मैं करता हूँ। ऐसे समय भी आए जब कुछ रुकावटें भी आई थी, और शायद उनमें से कुछ रुकावटों के बारे में मैं भी थोड़ा सा अवगत हूँ। तो वो रुकावटें जो आई थी, उन्होंने आपका मोरल पे क्या इफेक्ट किया उन्होंने? और तो बीच में दूसरा मैं आपसे इसी में एक जो चीज जोड़ना चाहूंगा कि कोई ऐसे इंसिडेंट्स जहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, जहां भी आप सपोर्ट करने गए वहां पर आपको सपोर्ट नहीं मिल पाया या बहुत अच्छा मिला? देखिए, पहले तो कहूँगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पुलिस का और नोएडा अथॉरिटी का बहुत अच्छा योगदान है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सरकारी तंत्र के लोग इतने कोऑपरेटिव हो सकते हैं। आप उन्हें अच्छा कहें या बुरा कहें, वो सबकी अपनी अपनी पर्सनल राय है। लेकिन लॉकडाउन सक्सेसफुल हुआ लोगों की वजह से या पुलिस वालों की वजह से। अदरवाइज हर जगह अगर लोग मन बना लेते कि हमें बाहर निकलना है, तो कोई पुलिस रोक नहीं सकती थी। और अगर मान लीजिए पुलिस ने कंट्रोल किया है लोगों को बाहर जाने से, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी एक सफलता है। और मुझे लगता है कि ये है। अब आते हैं बात प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती थी। कभी पैसे नहीं होते थे, कभी कभी पैसे खत्म होते थे, लेकिन राशन चलता रहना चाहिए, खाना चलता रहना चाहिए। तो उस दौरान भी हम लोगों ने इंश्योर किया कि खाना नहीं रुकना चाहिए, खाना बिल्कुल बनना चाहिए। बीच में हमारा किचन हटा दिया गया था, क्योंकि जिस सोसाइटी के अंदर हम बना रहे थे, तो वो सोसाइटी को प्रॉब्लम होने लगी कि लोग आते हैं जो खाना लेने के नाम पे आते हैं और ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो बहुत प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद हमारी ऐप बंद हो गई थी बीच में। गूगल ने हमारी ऐप को सस्पेंड कर दिया था अभी रिसेंटली, 1-2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले। तो जब सस्पेंड की थी, तो फिर उसके बाद थैंकफुली गूगल के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स को मैं जानता था, मैंने उनको रीच आउट किया, गूगल यूएस से बात की। और बात करके फिर हमने वापस अपनी ऐप को रिवाइव करा। थैंकफुली एवरीथिंग इज इन बैक ऑन ट्रैक। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होता है कि जहाँ आपको संयम भी बरतना होता है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने होते हैं। गलती होने के बाद आपको बहुत ही जो दबाव है उसके साथ जीना भी पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हमने किया, जूझा और सफलता पाई। तो इस जज्बे के, ये जो पूरा अपने जज्बे के साथ इस पूरी मुहिम को आप चला रहे हैं, चाहे वो सोशल इनिशिएटिव्स हो या फिर ब्लड से रिलेटेड जितनी भी सपोर्ट आप लोगों को कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर, इसके लिए आपको जो सपोर्ट है, उसके बारे में आप बताएं, जो आपको फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट अ डिलीवरी बॉय। मेरी वाइफ मेरे को परमिशन दे रही है कि आप बाहर जाओ, तो मैं जा पा रहा हूँ। अगर मेरी वाइफ और मेरा बच्चा वो लोग मेरे को परमिशन ना दें, तो शायद हम बात भी ना कर पा रहे होते अभी। मैं बाहर भी नहीं जा रहा होता, पूरे लॉकडाउन में मैं बाहर ही रहा मोस्ट ऑफ द टाइम, फैमिली के साथ बहुत कम। तो जिस कमरे में मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, ये मेरा कमरा हुआ करता था, अभी तक होता है। 19 मार्च से
और अभी तक मैं अपनी फैमिली से दूर ही रहता हूँ। आई शेयर अ डिफरेंट रूम ऑल टुगेदर। आप सोचिए कि मैं अपने बीवी बच्चों से तब से कितना, अगस्त हो गया है तो सोच सकते हैं कि कितना टाइम हो गया। तो 19 अगस्त से अब मोटा मोटा 5 महीने हो गए। तो 5 महीने से मैं अपने फैमिली के बहुत ज़्यादा करीब नहीं जा पा रहा। सोशल डिस्टेंस हम घर में भी मेंटेन करते हैं। रही बात काम करने की, तो मेरे पास बहुत पैसे नहीं थे। जो भी सपोर्ट किया वो लोगों ने किया। लोग आए, लोगों ने मदद की, लोगों ने चलाया। मैं सिर्फ कस्टोडियन था उनके पैसे का, उनके ट्रस्ट का। मैंने सिर्फ वो किया जो वो चाहते थे मुझसे करवाना। मैं और सच बताऊं, एज एन इंडिविजुअल आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस पूरे लॉकडाउन में मैंने देखा कि खाना, अगर खाने वाला नहीं होगा ना, तो आप खिलाने वाला भी नहीं ढूंढ सकते। चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, तो आप खिला भी नहीं सकते। तो मेरा ख्याल से अगर मैं किसी को एक रोटी खिला रहा हूँ, तो उसके लिए उसके पेट में एक रोटी की जगह भी होनी चाहिए। देर इज अ नीड, देर इज अ वे, देर इज अ वे, देर इज अ विल। तो ये सारी चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हमने वही किया जो शायद हमारी सभ्यता, हमारा देश, हमारी संस्कृति ने सिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम। हम जब खाना खिलाते थे तो ना हम हिंदू देखते थे, ना मुस्लिम देखते थे, ना उसकी जात बिरादरी, कुछ नहीं देखते थे। और बस, और देने वाला भी हमें कभी ये नहीं देखता था कि वो कौन है, या उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी पहचान क्या है। सब ऐसे हिंदुस्तानी आए और सबने कलेक्टिवली काम किया। जो खाने वाले थे वो हमें आइडिया देते थे कि आप भैया ये करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। वो चीज़ मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से की है। जब हम बात करते हैं इतने बड़े इनिशिएटिव की और इतने बड़े लेवल के इनिशिएटिव की, अगेन दोनों चीज़ों पे, चाहे वो आपका ब्लड डोनेशन कैंपेन हो या अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हो या फिर आपका सोशल इनिशिएटिव, बिना टीम के कुछ नहीं हो सकता। तो जो टीम है, मुझे अगर हम आप टीम के बारे में भी कुछ बताएं, बिकॉज मुझे लगता है कि जो इतने स्ट्रेंथन वर्क इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपके पास टीम भी उतनी मजबूत होगी। इंटरेस्टिंगली हमारी कंपनी जीरो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन है। वी डोंट हायर पीपल। तो हमारी कंपनी के अंदर किसी को सैलरी नहीं दी जाती। मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कम्प्लीटली वॉलेंट्री रन ऑर्गेनाइजेशन है। तो टीम के मामले में अगर मैं बात करूँ, टीम बहुत बड़ी हो चुकी है। 100 के करीब लोग हैं। लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो देर आर 5 पीपल जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा वी हैव आवर ओन डिजिटल, और हमारे साथ और यंग बच्चे भी जुड़ रहे हैं। कुणाल है, अर्जुन है, आकाश है, निमिष है, व्योम है, आपके पंडित जी हैं, हम पंडित जी बोलते हैं। और बहुत सारे लोग हैं। तो जो लोग आते जा रहे हैं अपने अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, और हम लोग उनकी मदद करते जा रहे हैं। और यही चीज़ हम कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि ओनरशिप लोगों की है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी खुद की कोई ओनरशिप है नहीं। तो जिसको जो समझ में आता है हम वैसे काम करते हैं। सजेशंस ओपन होते हैं, तो जिसके जैसे सजेशंस होते हैं हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं, वैसे ही काम करते हैं। कभी कभी जो चीज़ मैंने सोची होती है किसी को वो नहीं समझ में आ रही होती, तो छोड़नी पड़ती है वो चीज़ें। ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो जाएगी। मैंने एक आपके प्रोफाइल में एक इंसिडेंट देखा था, ब्रदर आपकी टीम से रिलेटेड ही था वो इवेंट एक्टिविटी। और उस इंसिडेंट में पर्टिकुलरली आपने शेयर किया था अपनी टीम के एक स्ट्रॉन्ग पिलर जो शायद आपके कुक भी रहे हैं। तो वो कुछ आप अगर शेयर कर पाए, बिकॉज मैं मानता हूँ कि वो व्यक्ति का जो के साथ जो स्ट्रेंथ है वो सबके सामने जरूर आनी चाहिए, और शायद वही स्ट्रेंथ है, वही ब्लेसिंग्स है जो आप इतनी सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो उनका नाम है दीपक। दीपक की पिछले 6 या 7 साल से वाइफ बेड रीडर है। उनकी बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है।
जिसके चलते दीपक को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि और वो हलवाई है पेशे से। और इस वजह से क्या है कि मैं दीपक की मदद नहीं कर पाया। जब कोविड से पहले, थोड़े टाइम पहले, मैं किसी के थ्रू दीपक को जानता था और उन्होंने मुझसे दीपक को मदद करने को बोला था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब कोविड हुआ तो मुझे लगा खाना इन्हीं से बनवाना चाहिए, और मैंने खाना बनवाने के लिए दीपक को बुलाया। और जब दीपक के साथ मैंने काम करना शुरू किया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत मुश्किल था शुरू में तो, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें इतनी अच्छी हुई, हुई। और मुझे पता चला कि आदमी बहुत हम्बल है, इतना प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद भी बहुत मेहनती है, ईमानदार है, और काम के प्रति बहुत हार्ड वर्किंग है। कभी काम को छोटा बड़ा नहीं कंसिडर करते। और दीपक के 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, जो अपनी मदर का पूरे दिन ख्याल रखते हैं। आप सोचिए, उनकी उम्र, एक की शायद 7-8 साल है और एक की 1-2 साल बड़ा है। तो आप सोचिए कि 10 साल से भी छोटे दोनों बच्चे हैं और वो अपनी माँ का पूरे दिन ख्याल रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जो अपनी जिंदगी में इतनी जद्दोजहद होते हुए भी अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखते हैं। दिल के अंदर लोगों के लिए द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। और इतने आइडियल लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, यही अपने आप में मेरे लिए बड़ी बात है। और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा किया कि जो शायद किसी की ज़िंदगी में इम्पैक्ट ला सके। मैंने जो अपनी तरफ से हो सकता था, हमने किया दीपक के लिए और उसके परिवार के लिए, उनकी मदद की। और सच बताऊँ, मदद भी नहीं करी उन्होंने, काम किया और काम के बदले उनको मदद मिली। तो शायद यही चीज़ है, टिट फॉर टैट या बिजनेस कह सकते हैं आप, या दुनिया का दस्तूर कह सकते हैं, ये है। और ना सिर्फ दीपक, और बहुत सारे लोग हैं, अ, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बता नहीं सकता कि कितने लोग हैं। छोटे से बड़े हर तरीके के लोग हैं जिन्होंने मदद की है, जो मदद करना चाहते हैं। मैं रियली आई एम ब्लेस्ड कि मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला और हमने आपके एक्सपीरियंस को सभी के साथ में शेयर किया। चलते चलते मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को, इस पूरी सेशन को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से वो मैसेज जो कि हम सोसाइटी को आप देना चाहें, जिससे कि एक अवेयरनेस को लेकर जो भी मिथ है उनको, उनसे ऊपर उठकर लोग ब्लड डोनेशन की तरफ बढ़ें। देखिए, ब्लड डोनेट करना सबके बस की बात नहीं। हर आदमी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी की उम्र कम हो सकती है, कोई दवाई पे, कुछ भी है। लेकिन आप एक अच्छा इंसान ज़रूर बन सकते हैं। और अच्छा इंसान बनने के लिए ना तो आपको कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ना ही कोई टीचिंग की ज़रूरत है। आप सिर्फ अच्छे इंसान बन सकते हैं दूसरों के प्रति प्रेम दिखा के। तो मैं आपसे, सब लोगों से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, देखेंगे, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जस्ट बी काइंड टू अदर्स एंड हेल्प एनीवन इन नीड। क्योंकि अगर आप सिर्फ मदद का हाथ बढ़ाएंगे ना, गारंटीड है उसके साथ दुनिया में प्रेम, सौहार्द, पीस, अमन, हार्मनी, वो जो सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें अपने आप बढ़ेंगी। और रही बात ब्लड डोनेशन की, तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, और अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो पता नहीं किसी को शायद ये दूसरा चांस मिले। प्रीनीश, मैं यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा किरण जी। और मैं उम्मीद करूँगा जो मैसेज हम पब्लिक को देना चाहते हैं, जो सभी व्यूअर्स को हम देना चाहते हैं, वो सबके पास पहुँचा होगा कि देखिए, ब्लड डोनेशन जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, अगर आप हेल्दी हैं और किसी भी तरह की किसी डिजीज से इफेक्टेड नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बशर्ते आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स से 50 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए।
और तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है ब्लड डोनेट करने के लिए। और आप हेल्दी हैं, आप जा सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। साल में 4 बार आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, हर 90 दिन पर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक ब्लड यूनिट जो है वो तकरीबन 4 लोगों की जान बचा सकती है। और कोरोना पीरियड में जो भी हमारे कोरोना इन्फेक्टेड हमारे फेलो सिटीजन्स हैं, अगर वो थोड़ा सा आगे बढ़ें और अपने प्लाज्मा को डोनेट करें तो शायद उससे भी बहुत से लोगों की जान बच सकती है, जो कोरोना जैसी पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के अंदर कोरोना जैसी बीमारी से, डिजीज से इन्फेक्ट हो रहे हैं। और मैं चाहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे वापस से अपील करूँगा, जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, कि प्लीज़ ब्लड डोनेट करें और सेव लाइफ, डोनेट योर ब्लड। और इन्हीं शब्दों के साथ वापस से मैं तहे दिल से किरण जी आपका धन्यवाद करूँगा। आपने समय दिया और अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर किया। एंड आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस काम को आगे भी जारी रखें। और इसमें जो भी सहयोग, जितने लोग भी हम जिस तरह से भी दे सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और आई एम श्योर और भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे और जो इस पूरी मुहिम को आगे लेके जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।